हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हिंदी पैडागोगी का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज में आप सभी को पता ही है बहुत सारे प्रश्नों को जो है हम सॉल्व कर चुके हैं और अब जो आज की बारी है वो 40 के बाद जो सॉल्यूशन करना है बारीकी ढंग से एक एक प्रश्न को। तो चलिए आज जो है उससे आगे के प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे और बारीकी ढंग से एक एक प्रश्न को हम जानेंगे भी। तो हिंदी का ये जो पहला क्वेश्चन है 41 नंबर, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका। एक अध्यापिका है, टीचर है, जो हिंदी के टीचर है, अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। देखिए, हर टीचर जो है अपने बच्चों को लेकर, अपने जो शिक्षार्थी होते हैं उनके लेकर के चिंतित होते हैं। यदि उसमें कुछ अलग प्रकार की गुण देखने को मिलता है, यदि वो अलग एक्टिविटी देखने को मिलता है, उन टीचर को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कार्य है वो बच्चों को प्रभावित करेंगे, तो फिर टीचर चिंतित रहने लगते हैं। तो आखिर किन कारण से टीचर चिंतित रहेंगे। पहला है, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। तो क्या घर पे बात करने का ज़्यादा अवसर मिलना क्या पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। बात करने का अवसर नहीं मिलेगा तो इससे टीचर क्यों चिंतित होगा? सिंपल सी बात है, तो ये नहीं होगा। अगला जो है, विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग है। देखिए, प्रत्येक बालक की एक मातृभाषा होती है। कोई भी बालक होगा उसकी जो मातृभाषा होगा ना वो दो नहीं हो सकते, चाहे वो हिंदी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, इंग्लिश हो। हर बच्चा का अपना जो मातृभाषा होता है वो एक ही होता है। और आप भी जानते हैं कि मातृभाषा वो भाषा होती है जो परिवार में बोले जाते हैं, माँ के द्वारा सीखे जाते हैं, एक समाज में सीखे जाते हैं, वो क्या होते हैं? मातृभाषा होते हैं। लेकिन सोचिए क्या होगा उन बच्चों का जिनकी माता कुछ अलग भाषा के प्रयोग करते हैं, वही उनके पिता अलग भाषा के प्रयोग करते हैं। अब वो बच्चा क्या करेगा? कन्फ्यूज हो जाएगा कि मुझे हिंदी बोलना चाहिए या इंग्लिश बोलना चाहिए। सपोज दैट, ऐसे समझिए कि माता जो कि इंग्लिश जानते हैं, पिता जो कि हिंदी जानते हैं। अब वो बच्चा कौन बात, जो बच्चा होगा उनका, वो उनका मातृभाषा क्या होगा, मदर टंग क्या होगा? इंग्लिश होगा या हिंदी होगा? वो बच्चे कन्फ्यूज रहेंगे अक्सर कि आखिर मैं क्या बोलूँ, हिंदी बोलूँ या इंग्लिश बोलूँ। और एक टीचर को यही सबसे बड़ा चिंतित हो जाता है, ये चिंता का विषय हो जाता है कि यदि ऐसे बच्चे होंगे तो उनको भाषा सिखाने में कहीं ना कहीं क्या होगी? कठिनाई होगी और कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है जो उनके घर में उनके साथियों में झगड़ा होता है इसके लिए चिंतित रहेगा, पठन पाठन में वो रुचि नहीं ले रहे हैं इसलिए चिंतित रहेगा। क्योंकि पठन पाठन में कोई बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो ये टीचर की दायित्व होता है। टीचर का कर्तव्य है कि उन्हें एक रोचक तरीके से पढ़ाए, रोचकपूर्ण वातावरण का माहौल दे। तो ये तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। बालक क्या होगा? तो मातृभाषा को लेकर चिंतित हैं टीचर। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये जो है आपको बोलने से रिलेटेड है और सीखने के संदर्भ में कह रहा है कि बच्चे के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही कौन कथन कह रहा है इसमें? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बड़े परिवार में बच्चे की बोलना यानी बड़े बच्चे पर सीखने की गति तेज होती है। ऐसा नहीं है कि जो बड़े फैमिली होते हैं, जो कह सकते हैं जो बहुत धनी फैमिली होते हैं, तो वहाँ जो है सीखने की गति तेज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। निर्धन परिवार के बच्चे आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है तो वो ठीक ढंग से बोल नहीं पाएगा, ऐसा भी कभी भी नहीं हो सकता है। काटते चलेंगे हम। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चा बोलना सरलता से सीख। देखिए, वो बच्चे भाषा सबसे जल्दी सीख जाते हैं वो बच्चे जिनको कहीं ना कहीं बोलने का, कहने का अवसर अधिक से अधिक मौका मिला जाए। यानी कि आप ऐसे समझिए कि यदि आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं तो नहीं सीखेंगे, साधारण सी बात है। और यदि आपको बोलने का यदि मौका ज़्यादा मिल जाए, बार बार आपको कोई भी चीज़ पर बोलने का मौका दे दिया जा रहा है, कुछ अपनी बात कहने का अवसर दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है आप जो है बोलने में एक दिन तेज हो जाएंगे, आप बोलने में अच्छा हो जाएंगे। आप देखते होंगे जो प्रवक्ता होते हैं, प्रवक्ता क्यों अच्छे होते हैं बोलने में? क्योंकि उन्हें
पता होता है कि मुझे प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं किसी भी बातों पर मुझे क्या करना है, डिबेट करना है, मुझे उस पर अपनी बातों को रखना है समाज के सामने, तो वो ऑलरेडी क्या होते हैं, बोलने में दक्ष हो जाते हैं। लेकिन आप नहीं ज़्यादातर बोलते हैं तो आप नहीं होते। तो सिंपल सी बात है, कहने और सुनने के यदि अधिक से अधिक अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनका बोलने का कौशल अच्छा होगा। यदि मेरे ट्रिक के तौर पे आप देखेंगे तो मैं बता चुका हूँ कि अधिक से अधिक अवसर जैसे ही आपके ऑप्शन में लगा हो तो निश्चित तौर पर आपका आंसर वही हो जाएगा और फाइनली उसे आप टिक करके आगे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि विद्यालय कक्ष में समृद्ध भाषाई परिवेश का तात्पर्य क्या है। सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे समृद्ध मतलब क्या होता है। समृद्ध का मतलब ये होता है कि ऐसा परिवेश जहाँ बालक को लिखने का भी मौका मिले, पढ़ने का भी मौका मिले, सुनने का भी मौका मिले, यानी हर चीज़ करने के लिए वहाँ बालक को क्या हो सब चीज़ मिले, भाषा के चारों कौशल को मौका मिले। जब बच्चे को चारों कौशल का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर बालक जो है उसमें भाषा जल्दी से सीख जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने का अधिक से अधिक अवसर, तो बिल्कुल सही है। एक से अधिक भाषा, ऐसा कुछ नहीं है एक से अधिक भाषा सीखने से शब्दकोश वाला उत्तर नहीं होता है, काट देंगे। अध्यापक को एक से अधिक भाषा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है हर टीचर 10 भाषा के ज्ञाता हो, कोई ज़रूरी नहीं। मुख्य धारा की भाषा सुनने का कोई जरूरी नहीं मुख्य धारा कहीं, बल्कि बालक के जो परिवेश की भाषा वही सुनने को मौका मिले, ये मुख्य धारा क्या होता है, इसलिए राइट आंसर इसका एक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और हिंदी पैडागोगी में अक्सर आप देखते होंगे कि यदि मेरे ट्रिक का जो नोट्स हैं वो आप यदि ले लिए होंगे तो निश्चित तौर पर हिंदी पैडागोगी में आप 15 में निश्चित तौर पर 14 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ये तय है। तो यदि अभी तक आप हमारे सीटेट का नोट्स नहीं प्राप्त किए हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सीटेट का नोट्स ले सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 8873794919। इस पर कुछ आप मामूली शुल्क दे करके यहाँ से आप सीटेट का पूरे PDF नोट्स 1 to 5 का आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको सीटेट के महत्वपूर्ण ट्रिक्स भी मिल जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर अगला, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन यानी नयापन, कुछ नए वर्ड हैं जो अपरिचित हैं, कभी आप नहीं देखें, ऐसे शब्द का अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप बच्चों को कुछ ऐसे चीज़ें जो पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए एक कहानी पढ़ा रहे हैं, उस कहानी में कुछ ऐसा शब्द आ गया जो कि बालक उससे परिचित नहीं है, बालक के लिए वो नया है, बिल्कुल न्यू है, तो आप क्या करेंगे। क्या उसे बोलेंगे जो जाओ तुम डिक्शनरी मोटा वाला उठा के लाओ, उसमें हम दिखाएंगे नहीं, बिल्कुल शब्दकोश नहीं दिखाएंगे। बच्चा क्या हो उलझ जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। शब्द का अर्थ लिख कर बता देंगे, क्यों, उसे हम बोलकर नहीं बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने के प्रति स्थिति पैदा कर देंगे, यानी उन्हें ये बताएंगे कि देखो ये पाठ किस चीज़ से रिलेटेड है, हवा से रिलेटेड है, जल से रिलेटेड है, कोई कहानी है उससे रिलेटेड है। फिर उसे क्या करेंगे, उस शब्द को उस पाठ से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, जो आखिरकार इस शब्द का इस पाठ में क्या मायने हैं, और धीरे धीरे तब जा कर के उसे हम क्या करेंगे, समझने की स्थिति पैदा करेंगे, बच्चा को समझाने की कोशिश करेंगे जो आखिरकार इस शब्द का अर्थ ये होता है। और चौथा ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहें, कोई जरूरी नहीं पाठ के अंत में ही पाठ में आने वाले कोई भी शब्द को हम देख सकते हैं। आपको ट्रिक भी बता दिए हैं, बहुत अच्छा ट्रिक, कि यदि आपके किसी भी ऑप्शन में अंत लगा हो, क्या लगा हो, अंत, ध्यान रखेंगे तो ये आपका पॉजिटिव होगा। यदि किसी क्वेश्चन में अंत में लगा हो, याद रखेंगे अंत में, एक होता है अंत और दूसरा अंत में, तो अंत लगा हो तो पॉजिटिव वाक्य हो जाएगा और अंत में लगा हो तो ये निगेटिव हो जाएगा, और इसीलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। अब आप पूछेंगे ये आखिर ऐसा क्यों होता है, तो चलिए आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि अंत में कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ पाठ समाप्ति के बाद ही बालक को करवाया जाए। कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं, आपने पढ़ा होगा अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, हम बहुत सारे चीज़ का ऐसा आकलन करते हैं जो पाठ के दौरान ही होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जो पाठ के अंत में ही होना चाहिए, कक्षा समाप्ति के बाद ही होना चाहिए, कोई भी चीज़ अंत में ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए,
अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास होता है कि एक स्टेप के बाद दूसरा, जैसे कि सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना का आकलन आप असेसमेंट कर रहे हैं। आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होंगे? मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप आकलन करेंगे तो आखिरकार किस चीज़ का आप आकलन करेंगे? मौखिक कार्य करने पर, क्या सिर्फ वो मुंह से क्या कुछ कर रहा है उसकी लेखन कार्य का आकलन नहीं करेंगे, उसको अभिव्यक्त करने का आकलन नहीं करेंगे? गृह कार्य की उत्तर, क्या सिर्फ होमवर्क जो है अवलोकन कर लेंगे उससे हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ होमवर्क करने से ही नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे? तो आपको बताएं, हिंदी में सबसे अच्छा होता है पोर्टफोलियो वाला उत्तर होता है। जैसे ही आप ऑप्शन में पोर्टफोलियो देखते हैं तो फटाक से उसको टिक लगा दीजिए। ट्रिक यही कर रहा है कि पोर्टफोलियो जो होता है, पोर्टफोलियो एक तरीका है जो कि भाषा से संबंधित आकलन करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये एक टीचिंग मेथड है, समझ सकते हैं हम किस चीज़ का? तो असेसमेंट करने का यानी आकलन करने का एक मेथड है, और जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। इसलिए आप जब कभी भी आकलन से रिलेटेड भाषा में पूछे तो आप ध्यान रखेंगे पोर्टफोलियो हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है देख लेंगे। जो संबंध स्किनर का चूहा से है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? स्किनर ने अपना प्रयोग चूहा पे किया था, वही संबंध थॉर्नडाइक का बिल्ली पे है। इसका मतलब थॉर्नडाइक ने अपना जो है सिद्धांत किस पे दिया था? तो बिल्ली पर दिया था। तो वही संबंध किससे है? कोहलर का। आपको पता होगा कि कोहलर कोहलर जो मनोवैज्ञानिक थे वो कैसा था? तो गेस्टाल्टवादी था, याद रखेंगे। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन थे? कोहलर थे। और इनका जो प्रयोग था वो किस चीज़ पर था? बनमानुष, जिसे हम चिंपैंजी भी बोलते हैं, किस पे दिया था? चिंपैंजी पर। और इसका सिद्धांत का नाम क्या था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे हम सूझबूझ का भी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आप देख सकते हैं। कुछ व्याकरण के क्वेश्चन इसमें आ गए हैं आप लोग के सामने, और चलिए उसको भी हम देख लेते हैं बारीकी ढंग से इस सीरीज में कि निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग। सबसे पहले जानेंगे उपसर्ग होता क्या है और प्रत्यय क्या होता है। तो याद रखेंगे उपसर्ग जो होता है वो किसी शब्द के पूर्व, मान लीजिए ये शब्द है एक, और इसके पूर्व में यदि कोई ऐसे चीज लगते हैं और जिसको लगने से उस शब्द का अर्थ बदल जाए तो वो क्या कहलाएंगे? आपको उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसमें जो है आपको कौन उपसर्ग हो जाएगा? निर लगा है, निर अपराध में, अपराध में निर लग गया और जिससे क्या बन गया? निर अपराध। इसके बाद पूछा गया है जगन्नाथ में कौन संधि है? तो जगन्नाथ में आपका जो है वो व्यंजन संधि है, ध्यान रखेंगे। जगन्नाथ में कौन संधि है? व्यंजन। आगे है चंद्रमा का पर्यायवाची चुनिए। तो चंद्रमा के पर्यायवाची जो होगा वो क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है जो चंद्रमा का पर्यायवाची जो होता है वो क्या होता है? निशांकर होता है। निशाचर नहीं होगा, तरनी नहीं होगा और किशुन्नु नहीं होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या है। यथाशीघ्र का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो यहाँ जो है ये क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए आप इसे छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर्यायवाची पूछा गया है और कुछ और यहाँ पे इंगित हो गया है, इसीलिए आप इसे छोड़ देंगे। चलिए हम बढ़ते हैं, ये सब को छोड़ करके सीधे आगे बढ़ते हैं और आपको सीधे ले चलते हैं हम जहाँ से आपका पैडागोगी स्टार्ट है। देखिए फिर पैडागोगी, उच्च प्राथमिक स्तर पर अभिक्रमित सामग्री का विकास अवस्था संबंधित है किस चीज पर? विद्यार्थी की अनुक्रिया संबंधी पुष्टि से, विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार करने से, पूर्व व्यवहार के परीक्षण रचना से और अंतिम व्यवहार परीक्षण की रचना से। तो यहाँ जो हो जाएगा अभिक्रमित सामग्री का जो विकास होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? तो किसी भी विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार करने से होता है, या फिर आपका यहाँ जो है कौन सी पूर्व व्यवहारों के परीक्षण की रचना से, या फिर अंतिम व्यवहार की परीक्षण की रचना से। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको क्या होगा? विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार करने से। जो आप किसी भी विषय वस्तु पर जो रूपरेखा तैयार करते हैं उसे ही हम कहते हैं अभिक्रमित सामग्री, यानी कि एक क्रमित रूप से किसी सामग्री का आप यूज कर रहे हैं जिसके लिए आप अपनी रूपरेखा पहले से ही तैयार कर चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आगमन निगमन उपागम का प्रयोग सहायक होता है। तो आगमन निगमन क्या होता है? धार्मिक अध्यापन भाव से तो नहीं, किसी भी सामाजिक भाव को समझाने के लिए,
किसी भी नैतिक भाव को, किसी भी संप्रदाय को समझाएं। देखिए बच्चे को नैतिक या सामाजिक ये सब समझाना नहीं, बल्कि हम किसी भी प्रत्यय संप्रत्यय यानी कोई भी टॉपिक को समझाने के लिए हम आगमन और निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं नैतिकता को समझाने के लिए, हाँ ये हो सकता है कि नैतिकता से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा उसे भी हम समझाएंगे आगमन निगमन विधि द्वारा। सामाजिकता से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा उसे भी हम आगमन निगमन से समझाएंगे। धार्मिकता से भी रिलेटेड तो कोई ना कोई टॉपिक होगा ना, वही इसमें नंबर 1 में ले लिया है कि किसी भी संप्रदाय को कोई भी टॉपिक को समझाने के लिए हम आगमन और निगमन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मातृभाषा का अर्थ है। तो मातृभाषा का अर्थ होता है परिवार की भाषा भी, माँ की भाषा भी और पिता की भाषा भी, यानी उपयुक्त आपका सभी। ऐसा नहीं जो माँ का ही भाषा होगा, याद रखेंगे आप लोग। ऐसा क्वेश्चन घुमा करके सीटी पूछ दे तो ध्यान रखेंगे मातृभाषा को परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, पारिवारिक भाषा, कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि। तो नाटक के लिए सबसे अच्छा जो विधि होता है वो कक्षाभिनय प्रणाली होता है। अभिनय प्रणाली, ऐसा नहीं जो रंगमंच होगा, श्रव्य साधन नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा अभिनय। अभिनय का मतलब होता है रोल प्ले। तो याद रखेंगे यदि कोई बालक कोई चीज़ पे नाटक कर रहा है तो नाटक के लिए क्या करना होता है, मुझे रोल प्ले करना होता है, रोल अदा करना होता है। जैसे कि मान लीजिए राम और रावण से रिलेटेड कोई नाटक हम अदा कर रहे हैं तो उसमें क्या है कक्षा अभिनय प्रणाली, अर्थात तो रोल प्ले करना होगा, मुझे अभिनय दिखाना होगा राम का और रावण का। ठीक है। आगे पूछ रहा है भाषा शिक्षण के नियम है। तो आप पढ़े होंगे भाषा शिक्षण के जो टीचिंग मेथड है उसमें कि विश्लेषण से संश्लेषण भी होता है, आगमन से निगमन भी होता है, विशेष से समान भी होता है। लेकिन ये आपको डायरेक्ट विपरीत कर दिया है, निश्चित से अनिश्चित। जबकि हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो अनिश्चित से निश्चित की ओर पढ़ाते हैं, जबकि ये विपरीत ले लिया है, इसलिए ये ऑप्शन जो आपका गलत हो जाएगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए वाद विवाद करेगा जिसमें 2 बच्चे होंगे या 10 बच्चे होंगे, ग्रुप में होंगे, एक बालक दूसरे का जवाब देगा तो वाद विवाद होगा। तो इसमें बालक को मौखिक अभिव्यक्ति चाहिए। भाषण देने के लिए यहाँ भी मौखिक अभिव्यक्ति चाहिए। अंतराक्षरी के लिए यहाँ भी बालक एक दूसरे को जवाब देगा। लेकिन कविता लेखन, कविता वाचन होगा तो मौखिक अभिव्यक्ति होगा। लेकिन कविता लिख रहा है, यहाँ लेखन का कार्य हो रहा है, यहाँ पठन का कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि भाषा आकलन की प्रक्रिया, भाषा में जो आप असेसमेंट करते हैं लैंग्वेज का वो कैसे। पाठ के अंत में देखिए यहाँ अभी जस्ट आपको इस वीडियो में बताए थे कि अंत में लगा हो इसे डायरेक्ट काट देंगे, समझ गए ना आप। तो अंत में लगा है, इग्नोर कीजिए, इसको सीधे इग्नोर कीजिए। अब आगे क्या है केवल, तो ये भी आपको बता दिए हैं ट्रिक के माध्यम से। जब भी आपके ऑप्शन में केवल लगा हो डायरेक्ट आप उसे काट दीजिए, कुछ भी नहीं सोचना है, केवल लगा है बिल्कुल काट दीजिए। क्यों, ऐसा थोड़ी है जो बालक शिक्षक के से चाहे बच्चों से, केवल ऐसा थोड़ी होता है। क्या हो जाएगा, सीखने सिखाने के दौरान चलती हैं और ये ट्रिक के माध्यम से बेहिचक बहुत ही कम समय में, मुश्किल से आपको 15 सेकेंड लगेंगे ऐसे ऐसे प्रश्न को हल करने में। तो निश्चित तौर पर इतना मैं आपको जरूर विश्वास दिला सकता हूँ कि यदि आप ट्रिक के माध्यम से और मेरे द्वारा जो प्रोवाइड की गई नोट्स हैं उसके आधार पर आप बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आप सीटेट में हिंदी पैडागोगी में 15 में 14 जरूर आप ला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। और ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। यानी एक बच्चे को हम भाषा क्यों नहीं सिखाते हैं, तो भाषा जो है हम व्याकरण के व्यू से नहीं सिखाते हैं। समझ गए आप ना। और आपको बताया भी है जो व्याकरण वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल निगेटिव होता है और यहाँ आपसे निगेटिव पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्योंकि भाषा बच्चों को इसलिए हम सिखाते हैं कि अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके बालक। यदि उनको दूध चाहिए तो वो बोल सके मम्मी मुझे दूध चाहिए, अपनी बात कहना यानी अपनी बात को भी रख सके टीचर के पास या किसी अन्य के पास। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना ये भी बिल्कुल राइट है, बल्कि हम भाषा का व्याकरण सिखाना ये आपका निगेटिव है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को कुछ घुमा दिया गया है और इस ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल जो है आसानी से बना लेंगे। और इसमें मैं कुछ ऑप्शन सही कर लूँ पहले। यहाँ 1 होगा,
इसके बाद यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं कि भाषा में निपुण होने के लिए कितने आवश्यक घटक हैं। तो आपको पता होगा कि भाषा में कुशल होने के लिए मुझे 4 चीज़ चाहिए, जिसे हम भाषा कुशलता कहते हैं, भाषा कौशल कहते हैं। तो कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। यानी भाषा में निपुण होने के लिए मुझे 4 घटक की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। समझ गए होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक प्रताल साथ साथ चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के, याद रखेंगे हमेशा। ये कौन कहा है, चोम्स्की ने। चोम्स्की का कहा भाषा के क्षेत्र में 3 थॉट हैं। पहला है भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक प्रताल साथ साथ चलती हैं, चोम्स्की। दूसरा है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। क्या होती है, जन्मजात, याद रखेंगे जन्मजात, तो चोम्स्की। और जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा, जेनरेटिव ग्रामर, जनरेटर नहीं, जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा किसने, तो चोम्स्की ने दिया है। ये ध्यान रखेंगे। तो अब जो अगला आपको सीरीज मिलने वाला है हिंदी का, वो इससे आगे मिलेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को तो सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय मिलता रहे, जिससे कि एक निश्चित समय पर आपका जो सीटेट का तैयारी है वो हो सके। और निश्चित तौर पे यदि इस तरह से आप तैयारी करते हैं और वीडियो को बारीकी ढंग से देखते हैं, एक एक करके एक एक मुख्य बिंदु को यदि आप पकड़ते हैं, तो निश्चित तौर पे आप सीटेट में सफल हो सकते हैं। आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आने वाले वीडियो में उस चीज़ को रख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।